फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बजट ने शेयर बाजार को डुबा दिया ना। कल बजट जब आया था तो स्टॉक मार्केट बुरी तरह से गिरा था और आज भी अगर सुबह देखते आप ना या फिर दोपहर में भी ज़्यादातर समय ऑलमोस्ट सभी कुछ डाउन था, बहुत बुरी तरह से सब कुछ गिरा हुआ था। बट हाँ, क्लोजिंग के समय बहुत अच्छा रिकवरी आया। तो बजट के बारे में थोड़ा जानते हैं ना कि बजट में वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं बजट के कारण, जिसके कारण परफॉर्मेंस उन सेक्टर्स का अच्छा आ सकता है, कौन से थीम है जिसको बजट का फ़ायदा मिल सकता है। और ऑफ कोर्स गोल्ड सिल्वर तो डिस्कशन बनता है ना, बहुत बुरी तरह से गिर रहा है। तो इतना ज़्यादा गिरने के बाद क्या फाइनली इन्वेस्टमेंट करने का मौका वहाँ पे बनता है, तो पूरा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझने की कोशिश करेंगे। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखिए, अच्छी तरह से समझे। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मार्केट देख लेते हैं, इंडियन मार्केट। तो आज तो मार्केट आपको अच्छा लगेगा, वर्ल्ड मार्केट के हालात ख़राब है, लेकिन इंडियन मार्केट देखिए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और सेक्टर थीम देखिए। डिफेंस बुरी तरह से गिरा हुआ था, बहुत अच्छा रिकवरी यहाँ पे आया है। और नीचे भी देखिए ना, बैंक्स भी गिरा हुआ था, रिकवरी आया। ऑयल एंड गैस तो आज सुबह से बहुत अच्छा है। ऑटो, एफएमसीजी, कंजम्पशन, मेटल अगेन फिर से वापस आया है। सेंट्रल पीएससी, रियलिटी, तो ओवरऑल आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा। और बाहर देख लेते हैं बाहर क्या चल रहा है। तो बाहर कंप्लीट ब्लडबाथ चल रहा है, ठीक है। ये देखिए यूएस मार्केट्स बुरी तरह से गिरा हुआ। इवन प्री मार्केट्स देखेंगे ना, फ्यूचर्स, ये भी बुरी तरह से गिरा हुआ है। एशियन मार्केट्स देखिए बुरी तरह से गिरा हुआ है ना, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी गिरा हुआ है। हांगकांग, चाइना तो कंप्लीट ब्लड बाथ है यहाँ पे। यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो ओवरऑल वर्ल्ड में अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस वापस क्यों आया? तो ऑफ कोर्स देखिए, बजट जब हुआ था कल ना तो बहुत गिरावट आया, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी। हाँ, लेकिन हमेशा ध्यान में रखें ना, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो बनाया था ना, उसमें मैंने न्यूटन के बारे में और आइंस्टीन के बारे में एक एग्जांपल देकर आपको बताया था। उसको हमेशा इन्वेस्टमेंट जर्नी में ध्यान रखें, ठीक है। जो जनरल इन्वेस्टर्स है ना, उनका इमोशंस है, उसके आधार पे ही शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट मूव करता है। और अगर आप उसके चक्कर में पड़कर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लेंगे तब तो आप ज़्यादा समय टिक नहीं पाएंगे, और टिकेंगे भी तो कोई रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये बेसिक चीज़ है जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वीडियो को कुछ पॉजिटिव न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। तो इलॉन मस्क का बोलना है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है वर्ल्ड में वो चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स मैं तो ये काफ़ी समय से ये बात बोल रहा हूँ, बट हाँ, इलॉन मस्क बोल रहे हैं तो डिस्कस करना तो बनता है। देखिए, उनका बोलना है कि सभी कुछ एशिया की तरफ शिफ्ट कर रहा है, बैलेंस ऑफ पावर। ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो IMF है, उनका ग्लोबल ग्रोथ को लेकर रिपोर्ट आया है, जिसमें बोला गया है कि जो ओवरऑल वर्ल्ड का ग्रोथ है उसमें जो कंट्रीब्यूशन है कंट्री वाइज, उसमें जो US का कंट्रीब्यूशन है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया का कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। अगर आप IMF का रिपोर्ट देखेंगे ना, तो पूरा जो ग्लोबल ग्रोथ आ रहा है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है? तो ऑफ कोर्स वो चाइना का होगा। चाइना का ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन अबाउट 26.6 है। पूरे ग्लोबल ग्रोथ का 26.6% चाइना से आ रहा अकेले। सेकेंड नंबर है इंडिया, इंडिया का कंट्रीब्यूशन है 17%। और थर्ड में US जिसका है 9.9%। US आपको पता है सबसे बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ पे GDP ग्रोथ रेट कम है, ठीक है। चाइना का बहुत बड़ा इकोनॉमी है, लेकिन वहाँ भी GDP कम है, जबकि इंडिया का इकोनॉमी रिलेटिवली है तो छोटा, लेकिन यहाँ पे जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप इंडिया और चाइना को सिर्फ मिला देना, ग्लोबल ग्रोथ का अबाउट 43.6% सिर्फ इन दोनों कंट्रीज से आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ ना कि जो पूरा का पूरा डायनेमिक्स है ना, या फिर वर्ल्ड पावर है, वो तेज़ी से शिफ्ट कर रहा है। और ये दो सुपर पावर्स, चाइना तो ऑलमोस्ट है वहाँ पे, इंडिया को थोड़ा और टाइम लगेगा, बट यही दोनों है, चाइना और इंडिया। आने वाले डिकेड्स में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होगा इन दोनों के बीच। और एशिया भी अगर आप देखें ना, तो एशिया का कंट्रीब्यूशन पूरे वर्ल्ड में अबाउट 50% के आसपास है, पूरे ग्रोथ का मैं बात बोल रहा हूँ। IMF रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड का जो GDP ग्रोथ रहेगा इस साल 2026 में 3.3% के आसपास रहेगा, और अगले साल 2027 में थोड़ा घटकर वो 3.2% हो जाएगा।
ठीक है, इतना कम ग्रोथ है और हमारा ग्रोथ 7% के आसपास या फिर उससे बढ़कर आएगा। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना ज़्यादा है। कुछ और गुड न्यूज़ देखिए, मैं हमेशा 3 चीज़ों का डिस्कशन करता हूँ ना कि भाई फंडामेंटल्स में ये 3 चीज़ देख ले, अगर ये सब ठीक चल रहा है तो आप आराम से पड़े रहें, आपका परफॉर्मेंस आ जाएगा, स्टॉक मार्केट का भी आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमी अच्छा करेगा तो स्टॉक मार्केट उसको रिप्लिकेट करेगा। हो सकता है थोड़ा समय आगे पीछे हो, जरूर करेगा। ठीक है, अर्निंग ग्रोथ ऑलरेडी दिख रहा है हमें, मतलब 12-13% तो आराम से आएगा। निफ्टी 50 के बाद बोल रहा हूँ, हाँ, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी सुने तो अबाउट 15-16% के आसपास बोल रहे हैं हमारा निफ्टी 50 का अर्निंग ग्रोथ होगा। 12-13% में तो कन्फ्यूजन नहीं है भाई, कहीं उतना तो होना ही चाहिए। उसी तरह से क्रेडिट ग्रोथ 12-13% आराम से वो भी आ जाएगा। ये 2 चीज़ तो बिल्कुल दिख रहा है। सिर्फ एक चीज़ में मैं बोल रहा था कि प्रॉब्लम है, ये सुधर जाए तो अच्छा होगा, और वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन नहीं था। लेकिन अब ये जो बजट के अनुसार नॉमिनल जीडीपी भी हमारा 10% हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में। 7% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रहेगा और 3% के आसपास इन्फ्लेशन रहेगा। तो अब ये तीनों चीज़ डबल डिजिट पे आ चुका है। ठीक है, क्रेडिट ग्रोथ आ चुका है, नॉमिनल जीडीपी आ चुका है और अर्निंग ग्रोथ आ चुका है, जो कि आपको बता रहा है कि भाई इकोनॉमी में प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से इकोनॉमी आपका इम्प्रूव करेगा। अब थोड़ा बजट को डिस्कस कर लेते हैं। तो बजट थोड़ा सा नेगेटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर पॉजिटिव पे जाएंगे। तो एक देखिए, एक नेगेटिव क्या है बजट का, कि जो ग्रॉस बोरिंग है ना वो बढ़ा है। ग्रॉस बोरिंग जो है 17.2 ट्रिलियन रुपीस का हो चुका है। ठीक है, और मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था अबाउट 16.5 ट्रिलियन रुपीस के आसपास। तो ये थोड़ा बढ़कर आया। तो यहाँ पे ऑफकोर्स आरबीआई को ओपन मार्केट ऑपरेशंस ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि 10 ईयर जीसेक हमारा देखेंगे ना 6.76 के आसपास चला गया, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उसको 6% के आसपास आइडियली हो जाना चाहिए था, क्योंकि आरबीआई ने रेट कट बहुत किया, लेकिन वो घटने का नाम नहीं ले रहा। इसीलिए आप डेट फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे ना तो आपको परफॉर्मेंस वहाँ नहीं दिख रहा है। तो जब तक ये नीचे नहीं आएगा ना, डेट फंड्स में आपको रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेगा। अब पॉजिटिव्स पे चलते हैं। ठीक है, कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा जरूरी। देखिए, मैं जो बजट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा था ना, उन सभी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। सबको मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बढ़ाया गया है। 11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ कर दिया गया। पहले लग रहा था ना, बहुत लोग बोल रहे थे कि अरे सरकार के पास पैसा ही नहीं, कहाँ से कैपेक्स करेगा, बढ़ेगा नहीं, हो सकता है घट जाए। लेकिन मैंने इसको हमेशा मेंटेन किया कि नहीं भाई, सरकार के पास कोई चारा नहीं, इसको तो बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आपका कंट्री का जो ग्रोथ है वो आने वाले सालों में बढ़ेगा, और सरकार ने बढ़ाया है। उसके बाद फिस्कल डिफिसिट देखें, अगेन यहाँ पे डाउट था कि नहीं सरकार फिस्कल डिफिसिट को कैसे कंट्रोल करेगा, हो सकता है इस पर बढ़ जाए, लेकिन वहाँ भी 4.4% से घटाकर परसेंटेज ऑफ जीडीपी 4.3% बोला गया कि हम करेंगे। अगेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेट है परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको भी घटाया जा रहा है, 56.1% से घटाकर 55.6% किया जा रहा है। सभी कुछ पॉजिटिव। इसके बाद मैंने डिफेंस बोला था, डिफेंस 7.85 लाख करोड़ का खर्च हो रहा है, 15% बढ़ाया गया है पिछले साल से। 15% मैंने बोला भी था ना कि उतना का उम्मीद है। और इससे भी बड़ी बात, जो कैपिटल आउटले है ना, मतलब सही में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, डिफेंस में तो बहुत जैसे सैलरी दिया गया, पेंशन दिया गया, बहुत खर्च है ना, लेकिन भाई सही में खर्च कितना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। कैपिटल आउटले है 21.8% से बढ़ाया गया है 2.1 लाख करोड़ का। पिछले साल ये 1.8 लाख करोड़ था, ह्यूज। और इससे भी बड़ी बात, 1.39 लाख करोड़ रिजर्व किया गया है कि भाई जो डोमेस्टिक कंपनीज है उससे हम सामान खरीदेंगे 1.3 लाख करोड़ का। डिफेंस के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है, स्टॉक मार्केट यही है ना, डिफेंस का तो संडे को देखेंगे ब्लड बाथ हुआ था, आज फिर से सुबह ब्लड बाथ हुआ, फिर से रिकवरी किया। देखिए, ये सब चीज़ें लोगों को समझने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, स्टॉक मार्केट को शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा सीरियसली कभी नहीं लें। उसके बाद सेमीकंडक्टर्स, मैंने बोला था भाई यहाँ तो करना ही पड़ेगा ना, इंडिया बहुत पीछे है, अभी बहुत आगे जाना है हमें, तो करना पड़ेगा। तो लॉन्च ऑफ ISM-2 किया गया है, तो बहुत बड़ी बात, वहाँ पे 40,000 करोड़ का आउटले लिया गया, इतना ज़्यादा खर्च किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा खासा पैसा दिया गया है। रेलवेज, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है ना, वहाँ पर जो ट्रेन का स्पीड होगा बहुत फास्ट होगा, मतलब अभी जितना टाइम लगता है डिस्टेंस कवर करने में, उससे बहुत कम टाइम हो जाएगा, जो कि अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर भी बन रहा है, जिससे सामान बहुत तेज़ी से आप ले जा सकेंगे। यहाँ पे 2.81 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है रेलवेज के लिए, पहले 2.55 लाख करोड़ था। इसके बाद एक बहुत ही अच्छा हुआ है, बायो फार्मा शक्ति ना, यहाँ पे
10,000 करोड़ का आउटले रखा गया है 5 ईयर्स के लिए। यहाँ पे एंड टू एंड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर इकोसिस्टम बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स फार्मा के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद टेक्सटाइल में प्रॉब्लम्स हो रहे थे ना, टेक्सटाइल को लेकर बहुत कुछ अनाउंसमेंट आया है। टेक्सटाइल प्लस यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा डील हुआ है बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ये जो पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे जो कंट्रीज़ है ना, इसका जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है ना वो काफ़ी हद तक हिट होगा और हमारा काफ़ी बढ़ने जा रहा है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आने वाले सालों में। इमीडिएटली कुछ भी नहीं होता है, आई होप यू अंडरस्टैंड, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो शेयर है ना वर्ल्ड में वो बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। डेटा सेंटर्स, टैक्स हॉलीडेज टिल 2047, तो फॉरेन कंपनीज यहाँ पे आएँ, अपना क्लाउड सर्विसेज पूरा प्रोवाइड करें, पूरे वर्ल्ड में कहीं प्रोवाइड करें। यहाँ के डेटा सेंटर से टैक्स हॉलीडेज उनको मिल गया है 2047 तक। रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है, ठीक है। मिनरल रिच जो स्टेट्स हैं कुछ, वहाँ पे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाया जा रहा है। माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग सभी कुछ वहाँ पे सेटअप किया जाएगा। बैंकिंग के लिए हाई लेवल कमेटी बनाया जा रहा है। विकसित भारत ना, बैंकिंग देखिए मैंने हमेशा बताया हमें कम बैंक चाहिए और बड़े बैंक्स चाहिए। बैंक का साइज छोटा है, क्योंकि बड़ा जब आपका इकोनॉमी होगा ना तो वहाँ पे जैसे लोन कोई लेने जा रहा है, कोई बहुत बड़ा कंपनी, उसका लोन का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होगा और बैंक छोटे होंगे, बड़ा लोन दे ही नहीं पाएगा। तो हमें काफ़ी बड़े बड़े बैंक्स चाहिए जो कि बड़े इकोनॉमी को सस्टेन कर सके। अगर आपका बैंकिंग बड़ा नहीं है ना, फाइनेंशियल सिस्टम बड़ा नहीं है, तो आप बड़े इकोनॉमी बन ही नहीं सकते। तो उसमें एक अच्छा खासा कदम उठाएगा जो कि बैंकिंग के लिए पॉजिटिव है। अब बजट के कुछ निगेटिव जो कि मेरे अनुसार निगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है। STT फ्यूचर्स में बढ़ा दिया गया है 0.02% से 0.05% कर दिया गया है। ऑप्शंस में भी इसे बढ़ाकर 0.15% कर दिया गया है। देखिए किया क्यों गया, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पे पैसा लूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप किसी से पूछेंगे तो कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि वो पैसा लूज़ करता है। कोई भी ऐसा इंसान आपको नहीं मिलेगा जो कि फ्यूचर्स ऑप्शंस करता हो। सभी लोग पैसा बनाते हैं, मतलब बोलेंगे आपको, लेकिन रियलिटी यही है कि 90% से ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट सभी कुछ बोल सकते हैं। एक्सेप्शनल कुछ लोग हैं जो कि फ़ायदा कमाते हैं और वो भी बहुत कम। असल यहाँ पे फ़ायदा किसको होता है, बड़े बड़े प्लेयर्स जो है ना, मैंने पहले भी कई बार ये सब चीज़ आपको समझाया है, उनके सामने रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें नहीं टिक पाएंगे। देखिए ये सब चीज़ है ना, ये किस लिए है, ये आर्बिट्राज के लिए है। वो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे नेकेड एक्सपोजर लेने के लिए सब चीज़ नहीं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स ना आर्बिट्राज करें, यहाँ पे हेजिंग करें, बिल्कुल सही, उसके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इन्वेस्टमेंट वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े प्लेयर्स के सामने टिकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो ये अच्छा है कि इन चीज़ों से अगर डिस्करेज किया जाए रिटेल इन्वेस्टर्स को तो ये बहुत अच्छी बात है। बट हाँ, इसे निगेटिवली थोड़ा लिया गया है। एक और निगेटिव आप बोल सकते हैं कि जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड था ना, पहले ये मानकर चला जा रहा था कि भाई अगर आप मार्केट से भी बाद में ख़रीद लेते हैं ना, उसको मैच्योरिटी तक रखते हैं, तो उस पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है कि आपने ख़रीदा अगर सरकार से, शुरू से ख़रीदा और लास्ट तक अपने पास रखा मैच्योरिटी तक, तो वहाँ पे आपको किसी तरह का कैपिटल गेंस नहीं देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी आया है कि अगर आपने शुरू में ख़रीदा और मैच्योरिटी तक रखा तब तो आपको नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बीच में आपने ना, जैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड होता है, वहाँ पर अगर आपने बीच में ख़रीदा और मैच्योरिटी तक रखा, लेकिन वहाँ पे आपको कैपिटल गेंस देना पड़ेगा। तो इसे एक तरह से आप निगेटिव बोल सकते हैं कुछ हद तक, जिसने ऐसा लिया है ये मान कर के कैपिटल गेंस नहीं देना पड़ेगा। तो देखिए ओवरऑल अगर मुझसे पूछा जाए तो कहीं कोई दिक्कत इस बजट में नहीं है, पॉजिटिव है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिफेंस हो, रेलवे हो, फार्मा, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, कैपिटल गुड्स, हैवी इक्विपमेंट्स, बैंक्स भी, इंफ्रा ग्रोथ करेगा तो बैंक का तो लोन चलेगा ना, इन सभी के लिए पॉजिटिव है। स्टॉक मार्केट अगेन मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में सीरियसली नहीं लें, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के लोग हैं, उनका इमोशंस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो पता नहीं क्या सोचकर कैसे रिएक्ट कर देंगे, बहुत डिफ़िकल्ट है उसको गेज करना, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये जो बजट है वो पॉजिटिव है और लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो इससे ऑफकोर्स कंट्री को फ़ायदा मिलेगा, ठीक है ना। गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, तो गोल्ड एंड सिल्वर देखिए गिरा क्यों, तो एक जो ट्रिगर था ना, एक तो देखिए कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। पहले मैंने कई बार आप लोगों को समझाया था कि भाई इतना ज़्यादा हो चुका है, ये सस्टेनेबल नहीं है, गिरेगा तो बुरी तरह से गिरेगा, खासकर सिल्वर, ठीक है। गोल्ड तो फिर भी थोड़ा बहुत लॉजिक बनता है, सिल्वर का बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं बनता है। उस प्राइस पे एक प्राइस तक लॉजिक बनता है, आई एग्री, इसका भी इंडस्ट्रियल यूजेस है, लेकिन एक लिमिट के बाद कोई लॉजिक नहीं बनता, वहाँ पे स्पेकुलेशन हो जाता है। और वही चीज़ देखने को मिला, बुरी तरह से गिरा। तो गिरने का रीज़न क्या था कि भाई देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो नॉमिनेशन दिया है ना फेडरल रिजर्व के चेयरमैन का,
केविन वॉर्स, ठीक है, उनको माना जाता है कि भाई ये जो वॉर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कंजर्वेटिव हैं, तो इनसे ये मानकर चलना कि इंटरेस्ट रेट बहुत तेज़ी से कम करेंगे सही नहीं होगा। पहले माना जा रहा था ना कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा चेयरमैन लाएंगे जो कि बहुत तेज़ी से इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो वहाँ पे ऑफ कोर्स इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होगा, इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, पूरे यूएस इकोनॉमी प्रॉब्लम आ जाएगा। लेकिन अभी जिसका उन्होंने अनाउंसमेंट किया है उसके बारे में ये बोलना है कि भाई वो ऐसे ही इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर देगा, वो हॉक माना जाता है, वो देख कर अगर ज़रूरत है तभी इंटरेस्ट रेट कट करेगा, तो नहीं करेगा। तो इससे मार्केट को एक कॉन्फिडेंस मिला कि नहीं चलो डोनाल्ड ट्रंप ने एटलीस्ट ये काम तो सही किया। तो यहाँ पे जो एक अनसर्टेनिटी बना हुआ था मार्केट में ना, वो ख़त्म हुआ। और आपको पता है जब भी थोड़ा मार्केट में स्टेबिलिटी आएगा इकोनॉमी में उस तरह का, तो गोल्ड सिल्वर के लिए वो नेगेटिव होता है, क्योंकि प्रॉब्लम होगा तभी ये ऊपर जाएंगे, प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा तो ये नीचे जाएगा, इसीलिए झटका लगा। और ऑफ कोर्स ये अनाउंसमेंट के बाद जो यूएस डॉलर्स था वो भी थोड़ा स्ट्रांग हुआ, जो कि ऑफ कोर्स गोल्ड और सिल्वर के लिए नेगेटिव है, इसीलिए गिरा। और एक बार गिरा तो आपको पता है ना, फिर प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो जाता है, भागो भागो भागो। जैसे अभी गोल्ड सिल्वर देखिए ना, रेट इंटरनेशनल रेट्स ना कोई खास नहीं गिरा है ना, स्टेबल है, वहाँ पे गिरा था लेकिन अभी तो स्टेबल। रेट देखिए इंडिया में, देखिए ना बुरी तरह से गोल्ड आज 8% के आसपास गिर गया था, सिल्वर तो 17-18% गिर गया था, इंडिया ETF की मैं बात बोल रहा हूँ। तो देखिए ये अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए ना थोड़ा थोड़ा करके एक्सपोजर बढ़ाना है तो गोल्ड के लिए तो अच्छा है भाई, बहुत अच्छा खासा गिर गया थोड़ा थोड़ा। अगेन जल्दबाजी ना करें, प्रॉब्लम होगा। मैं तो कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, मैंने गोल्ड लिया, सिल्वर बिल्कुल थोड़ा बहुत हल्का सा, गोल्ड थोड़ा ज़्यादा, सिल्वर थोड़ा सा, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि मैंने बताया था कि थोड़ा मैंने कैश रखा हुआ है ना, एक तो कमोडिटीज़ में थोड़ा सा एक्सपोजर, जब और ज़्यादा गिरेगा तो धीरे धीरे, अगेन ज़्यादा एक्सपोजर नहीं, धीरे धीरे समय के साथ हल्का हल्का, जब और गिरेगा तब। और इंटरनेशनल मार्केट्स भी जैसे जैसे गिरेगा ना, मैं वहाँ पे थोड़ा सा एक्सपोजर लूँगा, ये मैंने आप लोग को बताया था, तो वही मैं कर रहा हूँ, धीरे धीरे वहाँ पे एक्सपोजर लूँ। इंटरनेशनल मार्केट्स ऑफ कोर्स यूएस में ज़्यादा एक्सपोजर होगा, चाइना में थोड़ा होगा, थोड़ा ताइवान में होगा, इस तरह से मैं एक्सपोजर ले रहा हूँ। और गोल्ड सिल्वर जैसे यहाँ से, क्योंकि अब थोड़ा सा तो गिरा है भाई, मानना पड़ेगा, यहाँ से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा गिरेगा, हल्का हल्का एक्सपोजर लूँगा। गोल्ड में ज़्यादा रखूँगा, सिल्वर रिलेटिवली काफ़ी कम रखूँगा। लेकिन हाँ, कम का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत तो रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा बहुत कम ले लेंगे, दैट इज़ पोर्टफोलियो का 1-2% लेंगे, तो उसका खरीदने का मतलब नहीं बनता है ना। उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा रिटर्न आ भी जाएगा तो आपके पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरा हमेशा मानना है कि मिनिमम 5% के आसपास का एक्सपोजर जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करूँ वहाँ जरूर रखें, उससे कम तो पोर्टफोलियो में कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए ओवरऑल यही है, एसेट एलोकेशन करके रखें ना, इक्विटी, डेट, कमोडिटीज़ थोड़ा बहुत या रियल एस्टेट थोड़ा मिक्सअप करके रखें, ठीक है। मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है, मिक्सअप करके रखें। स्मॉल कैप में 100% वाला बहुत ज़्यादा रिस्की है, बच कर रहें। इस तरह का अगर ना करें तो अच्छा, लेकिन आपका पैसा है ना, डिसीजन आपका, आप जो चाहे करें। लेकिन मेरा तो मानना है कि एलोकेशन करके रखना चाहिए ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बहुत लें, ज़्यादातर लार्ज कैप और थोड़ा मिड कैप, और उससे भी कम स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड फंड्स, ठीक है, सेक्टर थीमेटिक फंड के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है, वो सब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपका डाइवर्सिफाइड फंड्स में तो दिमाग नहीं लगाना है, छोड़ देना है। छोटा छोटा अगर SIP चल रहा है बहुत अच्छी बात है, बड़ा पैसा STP करें, जल्दबाजी में बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अभी भी मार्केट में प्रॉब्लम बचा हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अभी ईरान का प्रॉब्लम चल रहा है, यू नेवर नो क्या होगा, ठीक है, कुछ दिनों में वो भी सामने आएगा, क्योंकि यहाँ से US का भाग जाना शायद संभव नहीं हुआ, क्योंकि उस स्टेज पे US पहुँच चुका है ना ईरान में, कि वहाँ से अगर पीछे हटता है तो प्रॉब्लम होगा US को, तो कुछ ना कुछ तो US करेगा। सो लेट्स सी क्या होता है। स्टॉक्स में ऑफ कोर्स आपको थोड़े चेंजेस करने चाहिए, ठीक है ना, मैं भी करता हूँ। म्यूचुअल फंड तो फंड मैनेजर मैनेज कर रहा हूँ, वहाँ मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। और SIP चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हाँ, स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं ना, वहाँ पे तो आप फंड मैनेजर, वहाँ पे बिल्कुल चेंज करना चाहिए। और मेरे पास जैसा कि मैंने बताया था, अभी भी कैश पड़ा हुआ है, जो कि मैंने रखा है। धीरे धीरे थोड़ा बहुत कमोडिटीज़ और थोड़ा बहुत इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्टिंग। इंडियन मार्केट्स में ऑलरेडी मेरा थोड़ा बहुत एक्सपोजर है, जो कि फ़िलहाल के लिए सफिशिएंट है, बाद में देखूंगा अगर और कुछ करना होगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।